नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास आपकी आज की होने वाली है। और आज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग यूपीपी स्पेशल करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, तो यूपी स्पेशल करने वाले हैं। आपके यूपीपी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उन्हीं को ध्यान में रख करके आज की जो क्लास होने वाली है वो यूपी स्पेशल होने वाली है। टॉप 100 एमसीक्यूज़ को हम लोग करेंगे और आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास आप मिस करते हो, अब लगातार जितनी भी क्लास चल रही है तो सारी क्लासेस आपको देखना है। अगर आप इन सारी क्लासेस को मिस करते हो तो फिर आप अपनी जो भी नुकसान होगा उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, यूपी के टॉप 100 एमसीक्यूज़ हम लोग करेंगे। एकदम चुने हुए चुनिंदा एमसीक्यूज़ करेंगे। आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आप देखेंगे 23, 24, 25 और फिर 30, 31 तारीख में आप देखेंगे कि कितने सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, आप लोगों को बेहतरीन लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए बताएंगे। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। यूपीपी स्पेशल हम लोग करने वाले हैं। री एग्जाम को ध्यान में रख करके आज का बेहतरीन सेशन होने वाला है। टॉप 100 एमसीक्यूज हम लोग करेंगे जो कि आपके एग्जाम को एकदम धुआंधार तरीके से बेहतरीन कर देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितना बताइएगा। तो भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16.5%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16.5%। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कह सकते हो लगभग कितने, तो लगभग आप 7.5 कह सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? लगभग की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग में नियर अबाउट आप क्या कर सकते हो? 7.5 कह सकते हो। ठीक है, पूरे भारत के 7.5% क्षेत्र पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लगभग, ठीक है, तो लगभग 7.5% क्षेत्र पर क्या हो जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, और 7.5% क्षेत्र पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत तो 47.72 है, 46.90 है, 43.69 है या फिर 49.61 है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार वाला सेशन होने वाला है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या प्रतिशत 47.72 है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? हम लोग फिर से आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग यूपीपी री एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यूज आप लोगों को कराने वाला हूं और आज की क्लास अगर आप देख लेते हो तो आज की क्लास देख लोगे तो क्या हो जाएगा? तो झींगा लाला है ना मेरे भैया। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेहतरीन वाला आपका एग्जाम होने वाला है। आपको 23, 24, 25, 30, 31 तारीख में जो आपके यूपीपी के एग्जाम होने वाले हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन वाले एमसीक्यूज आपको सिर्फ इसी एक सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर? तो आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। अगर आपसे सबसे कम पूछ लेता, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ लेता तो आप आंसर क्या करते? तो आप ललितपुर कर देते। ठीक है, क्या कर देते? तो आप ललितपुर कर देते। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? चलिए बताइएगा। राज्य का उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? लिंगानुपात कितना है ये आप लोगों को बताना है। देखो भारत का अगर आपसे पूछा जाए लिंगानुपात, तो भारत का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जो है वो आप आंसर करोगे किसको? 943 को करोगे। किसको? तो भारत का जो लिंगानुपात है आप आंसर करोगे किसको? 943 को कर दोगे। ठीक है, किसको? 943 को कर दोगे। आपसे उत्तर प्रदेश का पूछा गया तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 912 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर, अब भी बताइएगा महिला साक्षरता दर क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। देखो अगर आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछ ले, अगर आपसे क्या कर ले, पुरुष साक्षरता दर पूछ ले, तो आप आंसर करोगे कितना, 77.3% करोगे। ठीक है, कितना करोगे, 77.3 करोगे। अगर आपसे महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये ऑप्शन ए करोगे, 57.2% करोगे। अगर आपसे क्या कर ले, औसत साक्षरता पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे एवरेज साक्षरता पूछ ले, औसत साक्षरता पूछ ले, तब आप आंसर क्या करोगे, तो 67.7 करोगे। ठीक है, कितना करोगे, तो 67.7 करोगे। औसत साक्षरता है, पुरुष साक्षरता 77.3 है और महिला साक्षरता कितना हो जाएगा, 57.2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है आज का। एक सेशन अगर आप देखते हो टॉप 100 यूपीपी स्पेशल एमसीक्यूज करा रहा हूं और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर सेशन में लास्ट तक नहीं बने रहते हो मेरे भैया तो बहुत आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, आप खुद जो है ऐसे प्रश्नों को मिस करने वाले हो जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइएगा 6वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर का मतलब यह है कि 10 वर्षों में किस दर से जो है जनसंख्या बढ़ रही है। 10 वर्षों में किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए, 20.22%। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 में जो साक्षरता थी और 2011 में जो साक्षरता थी, तो दोनों में अंतर आपको कितने की दिख रहा है, वृद्धि कितने की आपको देखने को मिल रही है। 2001 से 2011 में जो साक्षरता दर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 11.34 हुआ है, 13.36 हुआ है, 13.49 हुआ है या फिर 13.26% हुआ है। 7वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो कितनी, अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में, साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ऑप्शन संख्या आप करोगे ए, 11.34 करोगे। कितना करोगे, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए, 11.34 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है। आपसे बालिका लिंगानुपात पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे बालिका लिंगानुपात पूछ रहा है। बताइएगा क्या होगा। चलिए जल्दी से 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 902 है। 1000 पुरुषों बच्चों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पर 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियां हैं, तो 902 बच्चियां हैं। ठीक है, कितनी, 902 बच्चियां। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाण कालीन पुरा स्थल से धान की खेती होती है। बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाण कालिक पुरा स्थल से धान की खेती है। 9वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर करोगे किसको, मेजा को, करछना को, फूलपुर को या फिर कोल्डीहवा को। किसको करोगे, तो ऑप्शन आप करोगे सी, कोल्डीहवा को। कोल्डीहवा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कोल्डीहवा आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। कोल्डीहवा आपको कहाँ पर, तो इलाहाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। बताइएगा, बुद्ध की पहली मूर्ति जो है वो किस कला शैली में निर्मित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहा है। बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो बुद्ध की जो पहली मूर्ति है तो वो किस कला में, तो आप आंसर करोगे किसमें, मथुरा कला में। ठीक है, किसके में, तो मथुरा कला में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में निर्मित होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बांसखेड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। चलिए 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, तो बांसखेड़ा अभिलेख की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है। किससे, हर्षवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ? बताइएगा गुप्तकालीन दशावतार मंदिर मथुरा में, अयोध्या में, देवगढ़ में या फिर कौशाम्बी में। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चलिए जल्दी से बताइएगा गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, तो ये आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको देवगढ़ में देखने को मिलेगा। देवगढ़ के लिए आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? ललितपुर मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले देवगढ़ कहाँ पर है तो आप आंसर करोगे ललितपुर, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपको ललितपुर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको क्या जाएगा? आपको झांसी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? झांसी देखने को मिलेगा। ठीक है, ललितपुर आंसर करेंगे। देवगढ़ दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ललितपुर में। ललितपुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको झांसी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? बताइएगा कौशाम्बी है, अयोध्या है, अयोध्या है, दशरथपुर है या फिर अवध है। चलो 13वें प्रश्न का आंसर करना है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, चलो जल्दी से। अब देखो इस प्रश्न का बहुत सारे मेरे भाई बहन गलत आंसर करेंगे। देखो अयोध्या का नाम बताएंगे अवध। मेरे भैया अवध प्राचीन नाम नहीं है मेरे भैया, ये तो जब क्या होगा? ये तो जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगेगा तो यहाँ पर जो अवध के जो नवाब वो अब आते हैं, जो नवाब लोग यहाँ पर प्रांतपति बन करके आते हैं, उन्होंने इसको अवध नाम दिया था। तो ये प्राचीन नाम थोड़ी ना है, अवध प्राचीन नाम नहीं है। प्राचीन नाम जो होगा वो होगा अयोध्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसी से क्या होगा? इसी से अयोध्या नाम निकल करके आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंधित था जो एशिया से जुड़ा था? चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हो। आप लोगों से निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, परंपरागत निवेदन करता हूं कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया जाए करिए, ताकि बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुँच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। हम लोग यूपीपी स्पेशल कर रहे हैं, टॉप 100 MCQs कर रहे हैं। लास्ट तक आप बने रहोगे क्लास में तो आप देखो आज आपने कितने बेहतरीन वाले प्रश्नों को किया है और यहां से मैं फिर से कहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंधित था जो एशिया से जुड़ा है? आगरा, वाराणसी, मथुरा या फिर इलाहाबाद। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या होगा? तो सिराज ए हिंद किस नगर को कहते हैं? तो जौनपुर को, लखनऊ को, दिल्ली को या फिर आगरा को? सिराज ए हिंद किसको कहते हैं? चलो जल्दी से बताइएगा। देखो इसी को हम लोग और क्या करते हैं? इसी को हम लोग पूर्व का सिराज भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पूर्व का सिराज भी कहते हैं। तो सिराज ए हिंद कहिए या फिर पूर्व का सिराज कहिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जौनपुर। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या है थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर देखते चल रहे हैं। ठीक है, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट कहाँ पर हुआ? 10 मई 1857 को। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे ना तो क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते चलेंगे। तो 10 मई 1857 को मेरठ के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपको पता है कहाँ से? तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्या होता है? क्रांति की शुरुआत होती है और क्रांति की शुरुआत कौन करते हैं? तो सैनिक करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो सैनिक लोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झांसी से अगर आपसे पूछ ले झांसी से नेतृत्व किसने किया था इस क्रांति का? तो आप आंसर करोगे लक्ष्मीबाई जी ने किया था। लखनऊ से आपसे पूछा जाए किसने नेतृत्व किया था तो आप आंसर करोगे किसको? तो बेगम हजरत महल को करोगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। और अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे बिठूर पूछ ले, बिठूर कहाँ है मेरे भैया? बिठूर है कानपुर में। तो कानपुर से बिठूर से किसने? तो आपका क्या करोगे? तो नाना साहब करोगे। किसको करोगे? तो आप नाना साहब को करोगे। ठीक है, किसको? तो बिठूर कानपुर से आप किसको? नाना साहब को आंसर करोगे और इनके सहायक के रूप में तात्या टोपे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? चलो 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाला। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो अवध और बुंदेलखंड वाला हो जाएगा। ठीक है, अवध से आपको पता है 1857 की क्रांति में अवध से किसने नेतृत्व किया था? तो अवध से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, किसने? तो मौलवी अहमदुल्ला जो है इन्होंने अवध से नेतृत्व किया था
और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर दी थी, जिहाद की घोषणा कर दी थी। ठीक है, क्या कर दी थी, तो इन्होंने जिहाद की घोषणा कर दी थी। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण अंग्रेज़ों को इनके खिलाफ क्या करना पड़ा, अंग्रेज़ों को इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखना पड़ा कि भैया इनको पकड़ो, इन्होंने तो जिहाद की घोषणा कर दी है, मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अवध और बुंदेलखंड में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था। चलो बताइएगा, तो मेरठ होगा, कानपुर होगा, झांसी होगा या फिर कालपी हो जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखो शुरुआत ही यहीं से हुई थी, तो सबसे बड़ा जो केंद्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरे भैया मेरठ हो जाएगा। ठीक है, मेरठ से क्या होता है, तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। सैनिक लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। तो सबसे बड़ा केंद्र आपको क्या हो जाएगा, मेरठ में। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की थी। नहीं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, कौन सी रियासत जो है वो क्या है, तो डलहौजी की विलय नीति के तहत, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। झांसी, जालौन, कानपुर या हमीर। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, गोद निषेध नीति थी या विलय नीति थी, इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। तो ये आपको बताना है। तो क्या है, झांसी है, कानपुर है, जालौन है या फिर हमीरपुर है। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। चलिए 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे झांसी होगा, ठीक है, जालौन होगा, कानपुर होगा या फिर हमीरपुर हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा कानपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। अब कानपुर कैसे होगा, अब इसको सुन लो मेरे भैया। डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति क्या थी कि अगर जिन राजाओं के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जिन राजाओं के बच्चे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को क्या कर लिया जाएगा, अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। लेकिन कानपुर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कानपुर से विद्रोह क्यों हुआ था। कानपुर से विद्रोह इसलिए हुआ था, कानपुर का विलय नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कानपुर का विलय नहीं किया गया था, लेकिन कानपुर का विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि नाना साहब की अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी। ठीक है, क्या कर दिया था, नाना साहब की अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, पेंशन बंद कर दी थी। और इस बात से नाना साहब परेशान थे, इस बात से नाना साहब नाराज थे। जब बाकी जगहों पर विद्रोह हुआ तो नाना साहब ने भी क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, नाना साहब ने कहा भैया कि हमको पेंशन चाहिए, अंग्रेज के पेंशन 1 रुपया नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इनके राज्य का विलय नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, उससे बड़ा नाराज थे कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा बुढ़ापे में। तो क्या हो जाएगा, तो इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया, बताइएगा। 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया, चलो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में अगर हम लोग बात करेंगे तो बरेली से किसने नेतृत्व किया है, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी हो जाएगा। तो बेगम हजरत महल की अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये तो लखनऊ से नेतृत्व करती हैं। और बरेली से कौन नेतृत्व करेंगे, खान बहादुर करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया, ये 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे। भगत सिंह होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, रामप्रसाद बिस्मिल होंगे या फिर सत्य भगत होंगे। ऑप्शन ऐसे हैं कि आप देख करके बता सकते हो। क्या हो जाएगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी से कौन संबंधित था, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सत्य भगत थे। ठीक है, किसने, तो सत्य भगत थे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी पहला सम्मेलन किसने बुलाया है, सत्य भगत ने बुलाया है। कहाँ पर बुलाया है, तो ये भी याद रखेंगे, कानपुर में बुलाया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो बलिया, गोरखपुर, चौरी चौरा या फिर मेरठ में, क्या आंसर करोगे। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया में अगर आपसे पूछा जाए कि
बलिया में राष्ट्रीय सरकार या फिर कहें समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आप आंसर करोगे किसको? चित्तू पांडे को। किसको करोगे? तो चित्तू पांडे को करोगे। और चित्तू पांडे जो हैं इनको शेर ए बलिया कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको शेर ए बलिया कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में कि शेर ए बलिया किसको कहा जाता है? आप मंगल पांडे कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा? चित्तू पांडे को शेर ए बलिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है बलिया में क्या किया था? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन संख्या ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन करा रहा हूँ, यूपी स्पेशल करा रहा हूँ। ठीक है, यूपी का एग्जाम देने वाले हो, यूपी पुलिस एग्जाम देने वाले हो तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भैया। यहाँ से आपको एग्जाम भर भर के आपके एग्जाम में आपको भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। टॉप 100 करा रहा हूँ, और टॉप 100 का मतलब क्या है कि जो 100 क्वेश्चंस कराऊंगा वो टॉप वाले हैं। ठीक है, क्या है? टॉप वाले हैं, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनेगा। तो 1946 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है ये कहाँ पर होगा? ये मेरठ में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? क्या हो जाएगा? तो 23वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे जे बी कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जे बी कृपलानी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 1947 के मध्य उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार? ये देखो बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। बताओ मेरे भैया क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, 1885 से लेकर के जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार अधिवेशन आयोजित किए गए? बताइएगा क्या होगा? 6 बार, 7 बार, 8 बार या फिर 9 बार? क्या हो जाएगा? तो कितनी बार आयोजित किए गए हैं? तो 24वें प्रश्न का आंसर करोगे आप ऑप्शन संख्या सी, 8 बार आयोजित किए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब आयोजित किया गया, फर्स्ट टाइम कब आयोजित किया गया, तो फर्स्ट टाइम आप आंसर करोगे 1888 में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है किसने? जॉर्ज यूले ने की है। किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है जॉर्ज यूले ने, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हो गया? ठीक है, तो अगर हम लोग चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जो है ये फरवरी 1931 में शहीद हो जाते हैं अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए। और कहाँ शहीद होते हैं? तो इलाहाबाद में शहीद होते हैं। और इस इलाहाबाद में जहाँ पर शहीद होते हैं उस पार्क का नाम क्या है? ठीक है, तो नेहरू पार्क है, प्रियदर्शनी पार्क है, वेलेस्ली पार्क है या फिर अल्फ्रेड पार्क है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड पार्क हो जाएगा। हालांकि इस पार्क का नाम बदल करके अभी क्या कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? इस पार्क का नाम बदल करके अभी क्या कर दिया गया है? तो अभी इसका वर्तमान में नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता। जालौन, हमीरपुर, आगरा, झांसी। देखो अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखते हो, ठीक है, क्या करोगे? अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे, ठीक है, अगर आप क्या करोगे? तो अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे तो देखो अगर आप जालौन, हमीरपुर और झांसी की बात करोगे, ठीक है, तो ये सब आपको क्या हो जाएंगे? तो ये सब तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सब आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। लेकिन आगरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा आपको राजस्थान से सटा हुआ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो आगरा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा नहीं आता पठारी भाग के अंतर्गत। आगरा को हम लोग क्या करते हैं? तो आगरा को हम लोग पेठा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पेठा नगरी भी कहते हैं, ताज नगरी भी कहते हैं। आगरा को याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं? चलिए बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो नीचे वाला जो पठारी भाग है तो इसको किस नाम से जानते हैं? बिंद पठार से, सतपुड़ा पठार से, बुंदेलखंड पठार से या फिर बघेलखंड से? किससे जानते हैं? 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न। क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी भागों को क्या करते हैं? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो किसके नाम से जानते हैं? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भैया। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बुंदेलखंड वाला पठार हो जाएगा। 27वें प्रश्न का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे
ये प्रश्न तो थोड़ा सा बड़ा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य देशांतर किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? उत्तर प्रदेश का आपसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का आपसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, चलो जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश का आपसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। 28वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो देखो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे 23 डिग्री 52 जो है अंश से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते थे? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग पूर्व में किस नाम से जानते थे? ठीक है, चलिए बताइएगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पूर्व में किस नाम से जानते थे? यूनाइटेड प्रोविंसेस से जानते थे, उत्तरी प्रांत जानते थे, अवध प्रांत जानते थे, आर्य प्रदेश जानते थे। क्या होगा? 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में हम लोग क्या करते थे? तो हम लोग पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किसके नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो क्या हो जाएगा? अब ये प्रश्न अगर आप गलत करते हो, ठीक है, ये प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो ये मान लो कि आप क्या हो? आप टोपा हो, ठीक है। क्या हो? तो आप टोपा हो, ये मान लो कि आप टोपा हो अगर इस प्रश्न को आप गलत करते हो तो, ठीक है। क्या हो? आप टोपा हो, ठीक है। तो अब ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है। अब देखते हैं कितने मेरे भाई बहन यहाँ पर टोपा हैं। देखो अगर आपसे भारत का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या कर ले? अगर आपसे भारत का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या कर ले? भारत का क्षेत्रफल पूछ ले, तो भारत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 32,87,000 जो है 263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? क्या आंसर करेंगे आप सभी लोग? आंसर करेंगे मेरे भैया एकदम धुआंधार तरीके से शेयर कर दो मेरे भाई, ठीक है। आप लोग इतना कर सकते हो, ठीक है। एक शेयर नहीं कर सकते हो, शेयर करने में क्या जाता है मेरे भाई? शेयर करने में क्या जाता है? थोड़ी सी संख्या बनी रहती है, थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर किए रहते हो तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ देखो इतने मेरे भाई जो है लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतरीन वाला सेशन लेकर के आता हूँ, बेहतरीन वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। शेयर आप लोग नहीं करते हो, इतना कर दिया करो। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, ठीक है। क्या करता है? तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ क्या करता है? तो अपनी बाउंड्री को, ठीक है, साझा करता है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा क्या करता है? साझा करता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कितने राज्यों के साथ करता है? देखो आपसे सिर्फ राज्यों की बात की गई है, तो राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर आप राज्य और केंद्र शासित की बात करें तो राज्य कितने हैं? 8 है। और केंद्र शासित की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो केंद्र शासित प्रदेश एक है आपका, कौन सा? दिल्ली है। तो कुल मिलाकर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल की बात करेंगे तो कुल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन आपसे केंद्र शासित नहीं कहा, सिर्फ राज्य का, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न, एकदम टॉप 100 वाला करा रहा हूँ। अगर ऐसे प्रश्न गलत करके आए भैया, अगर ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और आप गलत करके आए तो समझ लो काम बहुत गड़बड़ है। क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला स्थान किसका है? तो पहले फर्स्ट रैंक पे अगर हम लोग बात करेंगे कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। सेकेंड प्लेस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड नंबर पर कौन हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। थर्ड प्लेस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और फोर्थ प्लेस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ प्लेस पर क्या हो जाएगा? तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद इलाहाबाद प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है? चलो जल्दी से बताना भैया क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है
जो क्या करता है, जो इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चित्रकूट, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र। क्या हो जाएगा? 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर आप यूपी का मैप देखोगे मेरे भैया, ठीक है, तो अगर आप यूपी का मैप देखोगे तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, क्या होगा? तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला क्या है हिस्सा? तो ये है सोनभद्र, ठीक है, क्या है मेरे भैया? तो ये है सोनभद्र। और सोनभद्र क्या होता है? तो ये इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज इलाहाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रयागराज इलाहाबाद जो है ये किसके लिए? तो ये अमरूद के लिए फेमस है। किसके लिए? तो अमरूद के लिए फेमस है। प्रयागराज इलाहाबाद किसके लिए? अमरूद के लिए फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश अगर हम लोग बात करते हैं तो किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ओसेनिया का है, अंगारा लैंड का है, यूरेशिया का है, या फिर गोंडवाना लैंड का? 34वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश कहें या फिर पूरे का पूरा भारत की बात कर ले, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अगर हम लोग पूछ ले भारत ही, ठीक है, भारत को पूछ ले कि भारत किसका हिस्सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? गोंडवाना लैंड को क्या करोगे? क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या डी करेक्ट हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न के। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, एक तो छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा जो है क्या कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश बना लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, तो एक तो छोटा मोटा जो है टेढ़ा मेढ़ा जो हम लोग यूपी बना लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, यूपी बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में आपसे क्या कर रहा है? आपसे कह रहा है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा 650 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 650 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? अभी यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीपी का भी एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था और वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। बताइएगा, फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस वहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो आंसर करोगे आप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? चलो बताना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे बेहतरीन प्रश्नों को आपको एकदम तैयार रहना चाहिए आपको अपने एग्जाम के लिए। क्या हो जाएगा? 37वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। इतने अच्छे प्रश्न को बिल्कुल आप लोगों को गलत नहीं करना है। क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक वर्षा अगर आपसे पूछा जाए तो गोरखपुर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे कम वर्षा आप क्या करोगे? मथुरा करोगे, ठीक है। कहाँ पर? तो सबसे कम वर्षा मथुरा में, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? चलो जल्दी से बताएगा। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे। अब क्षेत्र आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, या फिर तराई क्षेत्र? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तराई क्षेत्र में। आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जो गोरखपुर है सबसे अधिक वर्षा हो रही है। और गोरखपुर कहाँ पर है? तो गोरखपुर जो है ये नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में है। कहाँ पर है? नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में, और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल गलत मत करो मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए तो इतने बेहतरीन वाले सेशंस ला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देखना ही नहीं रहता, आप लोगों को देखना ही नहीं है। देखोगे तो लाइक शेयर नहीं करोगे, लाइक शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा? और देखोगे भी तो क्या होगा? लाइक शेयर नहीं करोगे। और अगर किसी तरीके से मान लो मेरे इतना कहने के बाद देखोगे भी तो पूरा नहीं देखोगे। आधे में देखने के बाद क्या हो जाएगा? आपको सीरियल की याद आ जाएगी। नागिन पार्ट 4 आ रहा है, नागिन पार्ट 6 आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी देखना है। सास बहू सीरियल भी देखना है, क्या हो रहा है वहाँ पर, तो वो भी देखना है, ठीक है। तो बीच में छोड़ के भाग जाओगे। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी किनारे? बताइएगा। अयोध्या की अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सरयू नदी किनारे। कौन सी? सरयू नदी किनारे। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी किनारे? बताओ भैया, गंगा नदी के किनारे कौन है? वाराणसी,
क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं पूछ रहा आपसे, नहीं पूछ रहा, वही तो मैं सोचूं कैसे गलती हो रही है। ठीक है, कौन सा गंगा नदी किनारे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो वाराणसी भी है, ठीक है, कानपुर भी है, हरिद्वार भी है, ये सब गंगा नदी किनारे। लखनऊ नहीं है, लखनऊ क्या हो जाएगा, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे, कौन सी, तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, गंगा की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नों को आधा अधूरा पढ़ करके तुरंत आंसर मत करो। ठीक है, पूरा देख लो क्या पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, और चारों ऑप्शन ध्यान से देखो। देखो घाघरा की बात करेंगे तो घाघरा भी गंगा की सहायक है। ठीक है, गोमती की बात करेंगे तो गोमती भी सहायक है। यमुना की बात करेंगे, यमुना भी सहायक है। चंबल नहीं सहायक है, चंबल किसकी है, तो चंबल जो है ये यमुना की सहायक है। चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम आपसे पूछ रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा। सेशन को एक बार आप सभी मेरे भाई बहन, अच्छे वाले भाई बहन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप अच्छे वाले भाई बहन हो तो इतनी बात तो सुन ही सकते हो। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का जो है चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहीं पर आपको इस क्लास की PDF और बाकी बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा, 43वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, देखो गंगा है, गंगा के बाद यमुना है, यमुना के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो चंबल है, चंबल के बाद क्या है, राप्ती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया, 44वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 44वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएगा, तो क्या हो जाएगा, तो गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। देखो गंगा को अगर आपसे क्या कर ले, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, अगर आपसे पूछे गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 2008 में। अगर आपसे पूछे गंगा उत्सव की शुरुआत कब से हुई, गंगा उत्सव की शुरुआत कब से हुई, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 2016 में। ठीक है, क्या करोगे, गंगा उत्सव की शुरुआत कब हुई, 2016 में। 1985 में क्या हो जाएगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, 45वें प्रश्न का आंसर करना, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो अगर यहाँ पर इस प्रश्न में अगर ऑप्शन में यमुना अगर आपसे क्या करता, ऑप्शन में आपको चंबल नदी दिया होता तो फिर आपका बेहतर, सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता वो क्या होता, वो चंबल नदी होता, अगर ऑप्शन में चंबल नदी दिया होता। लेकिन क्योंकि चंबल नदी नहीं दिया है तो फिर आप क्या करोगे, किस नदी के साथ जाओगे, तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो यमुना के साथ जाओगे। किसके साथ जाओगे, यमुना के साथ जाओगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। पारिछा बांध, देखो आपसे क्या कर ले, आपसे माता टीला पूछ ले। ठीक है, क्या कर ले, आपसे माता टीला पूछ ले, या फिर आपसे क्या कर ले, आपसे राजघाट पूछ ले, राजघाट पूछ ले, या फिर आपसे क्या कर ले, रानी लक्ष्मीबाई बांध पूछ ले। ठीक है, क्या कर ले, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना पूछ ले, या फिर आपसे क्या कर ले, पारिछा बांध परियोजना पूछ ले। ठीक है, ये सब आपका किस पर, बेतवा नदी पर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर आपको क्या हो जाएगा, तो ये सब भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सब भी आपको बेतवा नदी पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी नदी पर, तो बेतवा नदी पर। माता टीला बांध, राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, पारिछा बांध। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले पारिछा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, अगर आपसे पूछ ले पारिछा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, पारिछा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, अगर आपसे जिला पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे झांसी में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो पारिछा ताप विद्युत संयंत्र झांसी में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, माता टीला, मेजा, रिहंद या फिर रामगंगा। 47वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, 47वें प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे 47वें प्रश्न का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, माता टीला बांध। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, माता टीला बांध, जो कि कौन सी, जो कि बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर। देखो अगर आपसे भारत की पूछे, ठीक है, आपसे क्या कर ले, अगर आपसे भारत की पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, भारत की सबसे लंबी नहर पूछे तो आप आंसर करोगे इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर।
भारत की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे किसको, शारदा नहर को। किसको करोगे, तो शारदा नहर को करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित होता है, चलिए बताइएगा। तो नहरों के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो जो है सिंचाई किया जाता है, क्या आंसर करेंगे। देखो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सिंचाई सबसे ज़्यादा कैसे होती है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे नलकूप को। किसको करोगे, तो आप आंसर करोगे नलकूप को, ठीक है, नलकूप को। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नहरों के द्वारा कितना होता है, तो 49वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संख्या सी, ठीक है, 20.5%, ठीक है, क्या हो जाएगा 20.5%, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा अवनालिका प्रदन से प्रभावित है। देखो अवनालिका प्रदन अगर आपसे पूछ ले कौन सी नदी अवनालिका प्रदन के लिए जानी जाती है, तो आप आंसर किसको करोगे, चंबल नदी को करोगे, ठीक है। चंबल नदी जो है ये सबसे ज़्यादा अवनालिका प्रदन करती है, बीहड़ खड्ड का निर्माण करती है। सबसे ज़्यादा अवनालिका जो है प्रदन कौन सी, चंबल नदी। तो कौन सा जिला है बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इटावा हो जाएगा। याद रखिएगा इटावा के पास ही चंबल नदी आकर के कहाँ पर आकर के यमुना नदी में मिलती है। तो इटावा जो है ये अवनालिका प्रदन के लिए जाना जाता है, खड्ड के लिए जाना जाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, उत्तर प्रदेश में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइएगा। एक तरफ आपको नगरों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको नदी के नाम दिए गए, बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 51वें प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। आज ही के सेशन में मैंने इस प्रश्न का आंसर किया था, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो बिठूर अगर हम लोग बात करेंगे, बिठूर मतलब कानपुर, बताया था ना मेरे भैया, बिठूर कानपुर गंगा नदी किनारे है, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, ठीक है। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे, ठीक है। जौनपुर सई नदी के किनारे, ये गलत है, क्यों, जौनपुर जो है वो किसके नदी किनारे, तो जौनपुर जो है ये गोमती नदी किनारे, ठीक है। क्या हो जाएगा, जौनपुर कौन सी नदी किनारे है, तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर को क्या करते हैं, पूर्व का सिराज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िएगा, लाल परवा मार राकर भोंटा मृदा कहाँ पर पाई जाती है, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा ये सब मृदा मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड में। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ऑप्शन संख्या ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो बुंदेलखंड में आपको ये सारी मृदा मिट्टी देखने को मिलेगी। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, परवा मृदा या पड़वा मृदा या पड़ुआ भी कहा जाता है, या इस मृदा में ज्वार खरीफ और चना रावी की फसल उगाई जाती है, कौन सा कथन सही होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, 53वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आपको पता है मेरे भैया, आपको पता है कि ये जो मृदा है ये आपको कहाँ पर, बुंदेलखंड में मिलती है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया परवा मृदा, पड़वा मृदा, पड़ुआ मृदा, मार मृदा, माड़ मृदा, है ना, आदि सारे नामों से जाना जाता है। और इस मिट्टी में क्या होता है, ज्वार खरीफ और चना की फसल उगाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 53वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जलोढ़ मृदा निम्नलिखित में से किस रसायन की प्रचुरता रहती है बताइएगा। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है, क्या हो जाएगा, पोटासियम चूना की, मैग्नीशियम सल्फर की, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, 54वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, 54वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पोटास एवं चूना की कमी रहती है, और इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं। उसमें क्या होता है, पोटास होता है, आप देखते हो ना, पोटास अलग से छिड़का जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो पोटास एवं चूना जो है इसकी जो है कमी रहती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए मेरे भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको 2 कथन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। तो राकर मृदा, राकड़ मृदा लाल भरे रंग की दानेदार मृदा है, जो कि सामान्यतः ढलानों पर पाई जाती है। दूसरा कह रहा है इस मृदा में तिल खरीफ और चने रवि की फसल होती है, बताइएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कौन सी रवि की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। तो 55वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और जो है 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक बार फिर से बताएंगे। प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा कथन कह रहा है प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। तो मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वायु के द्वारा होता है, आपसे ये कह रहा है। और दूसरा कथन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव होता है वो आगरा, मथुरा और इटावा में होता है। 56वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपरदन जो है वो गर्मी के महीने में होता है, गर्मी के मौसम में होता है और वायु से होता है। और आगरा, मथुरा, इटावा जो है यहाँ पर भयंकर वाली लू चलती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल मृदा कहते हैं? बताइएगा, करेल मृदा किसको कहते हैं? करेल मृदा, तो बार बार आप लोगों को ये प्रश्न करा चुका हूँ। करेल मृदा किसको कहेंगे? करेल मृदा ही को ही क्या कहते हैं? तो रेगूर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसी को क्या करते हैं? कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। क्या करते हैं? कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। इसी को क्या करते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या करते हैं? इसी को ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसी को ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। इसी को क्या करते हैं? इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, काली मिट्टी। कौन सी हो जाएगा? काली मिट्टी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, अब आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या है? गंगा नदी का जो है बेसिन है, गंगा नदी घाटी है और सर्वाधिक सबसे लंबी नदी है, तो क्या हो जाएगा? और नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपको पता है जलोढ़ मिट्टी। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में पाई जाती है? बताइएगा। लाल मिट्टी आपको पता है, मैंने कई बार कराया है, लाल बलुआ पत्थर जीआई टैग दिया गया। बता दो कहाँ पर होगा? लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर या लाल बलुआ जो पत्थर मिट्टी है वो क्या कर दी गई है? वो जीआई टैग दिया गया। कहाँ पर दिया गया है? तो आप आंसर क्या करोगे? मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर आपको कहाँ पर? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? लाल बलुआ पत्थर जी को जीआई टैग कहाँ पर दिया गया? तो मिर्ज़ापुर में दिया गया है। और मिर्ज़ापुर आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो एकदम मार दो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तराई क्षेत्र मतलब गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है। 60वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो कटीली झाड़ियाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। चीड़ के वन नहीं मेरे भैया, चीड़ के वन नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा ये पर्वतीय ढलानों पर आपको चीड़, देवदार, रोजू, डाबनूस मिलते हैं, तो ये नहीं होगा। सवाना प्रकार की लंबी घास के मैदान आपको नहीं मिलेंगे। क्या हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। और भारत में पर्णपाती या पतझड़ वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन क्या कहलाते हैं? चलो जल्दी से बताइएगा। 61वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो जिला पंचायत और नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन रक्षित वन होंगे, राजकीय वन होंगे, आरक्षित वन होंगे, सामुदायिक वन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो 61वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सामुदायिक वन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सामुदायिक वन हो जाएंगे। दोनों के अधिकार में है, तो क्या हो जाएगा? सामुदायिक वन हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? चलो ये बहुत ही बेहतरीन वाला प्रश्न निकल करके आपके सामने आया। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 62वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 6.88%। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6.88% ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइएगा। उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? 63वें प्रश्न का आंसर करना। क्या आ जाएगा? देखो पर्णपाती वन की बात कर रहा है, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ पर्णपाती वन को नोटिस करो। पर्णपाती वन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्णपाती वन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि 250 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो स्थान है वहाँ पर आपको क्या होता है, 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वो आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। क्या होगा? सदाबहार वन मिलेगा। और सदाबहार वनों से थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा। 63वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको चूज करोगे? तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा? 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। यही वर्षा 250 सेंटीमीटर प्लस होगी तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप सदाबहार वन करोगे। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपीपी स्पेशल हम लोग कर रहे हैं मेरे भैया। क्या कर रहे हैं? तो हम लोग यूपीपी स्पेशल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? यूपीपी स्पेशल कर रहे हैं, री एग्जाम स्पेशल कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉप 100 MCQs करा रहा हूँ। और ये मेरे भैया अभी
पहला पार्ट है, ठीक है, क्या है, तो ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है, क्या है, ये पार्ट 1 है। अभी इसका हम लोग सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 100 क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। इसका मैं बहुत जल्दी सेकंड पार्ट लेने वाला हूं और ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइएगा 64वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कुकरैल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कुकरैल हो जाएगा। कुकरैल अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो कुकरैल आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो कुकरैल आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। 65वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे किस स्थान पर वन्य जंतु संरक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया, 65वें प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, इटावा में, ठीक है, कहाँ पर, तो इटावा में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश में 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई। 66वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कछुआ पुनर्वास योजना, ठीक है, कब शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, 1987 में। उत्तर प्रदेश में 1987 में कछुआ पुनर्वास योजना को प्रारंभ किया गया है, किस योजना के तहत। 66वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो गंगा एक्शन प्लान के तहत, ठीक है, क्या हो जाएगा, नदियों में कछुए मिलते हैं और गंगा एक्शन प्लान के तहत क्या किया गया, कछुओं के पुनर्वास की बात की गई है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य है, तो 10, 11, 13 या फिर 14, चलो जल्दी से बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 14, ठीक है, कितने, तो पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं, 14 हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क आपसे पूछ रहा है। देखो अगर आपसे पहला नेशनल पार्क पूछे यूपी का, ठीक है, पहला नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ ले किसका, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए तो आप आंसर किसको करोगे, तो आप आंसर करोगे दुधवा को, ठीक है, किसको, तो दुधवा नेशनल पार्क को आंसर करोगे। दुधवा नेशनल पार्क को आप आंसर करोगे। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, तो 1977 में हुई है। और इसका ये दुधवा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको लखीमपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। 1977 में इसकी स्थापना होती है। 68वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है, कितने, तो एक है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, सांडी, नवाबगंज, समान या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। 69वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कौन से पक्षी विहार का, तो नवाबगंज पक्षी विहार का। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको उन्नाव में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपको कहाँ पर, तो ये उन्नाव में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, देखो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा, 70वें प्रश्न का आंसर करना है। देखो ऑप्शन के आधार पर हमको चूज करना है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया और इन 4 ऑप्शनों में बताना है आपको सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा आप क्या करोगे, तो सबसे बड़ा आप हस्तिनापुर करोगे। क्या करोगे, तो सबसे बड़ा आप हस्तिनापुर करोगे। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा, हस्तिनापुर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इन 4 ऑप्शनों में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा। कहाँ पर है, तो कछुआ जो है यह वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा कछुआ वन्यजीव विहार। कहाँ पर, वाराणसी में। ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, एक ही जिला है जहाँ पर क्या होगा, एकमात्र जिला जहाँ पर यूरेनियम मिलता है उत्तर प्रदेश में, एकमात्र जिला है, ठीक है, एकमात्र जिला है जहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यूरेनियम देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ललितपुर में, ठीक है। कहाँ पर, तो एकमात्र जिला ललितपुर है जहाँ पर आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे।
आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज किसके लिए उपयोग होते हैं? चलो जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट, 72वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से बताइएगा। तो मिर्जापुर की हम लोग बात करेंगे तो मिर्जापुर में हम लोगों ने आपको बताया कि लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, क्या होगा लाल बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किस में होता है? तो सीमेंट बनाने में होता है। किसका? बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किस में होता है? सीमेंट बनाने में। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या डी करोगे। क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा, राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट होता है? 73वें प्रश्न की बात करेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर जीआई टैग। देखो किस तरीके के प्रश्न बने हैं, बार बार घुमा घुमा के प्रश्न बन रहा है आपके सामने। उत्तर प्रदेश के किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? चलो जल्दी से बताइएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? तो देखो हेमेटाइट भी मिलता है और मैग्नेटाइट भी मिलता है, तो दोनों मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बताइएगा, क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? जालौन होगा, हमीरपुर होगा, बांदा होगा या फिर ललितपुर होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 75वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? क्या आंसर करोगे? 75वें प्रश्न का आंसर करना। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांदा हो जाएगा। बांदा की अगर हम लोग बात करेंगे तो बांदा पान जो है, बांदा जो पान का पत्ता है, इसको क्या किया गया है? तो बांदा पान के पत्ते को क्या कर दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, बांदा पान के पत्ते को क्या कर दिया गया? जीआई टैग दिया गया। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? 76वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोनराई ललितपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोनराई ललितपुर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से चल रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि सेशन लंबा हो। ठीक है, सेशन लंबा हो ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, तो हम लोग बस फटाफट क्या कर रहे हैं, सेशन आपको जो है क्वेश्चंस और जो है आंसर्स दिखाते चल रहे हैं, रिवाइज करते चल रहे हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप एक बार चीज़ों को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? 77वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? 77वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तांबा और ग्रेफाइट होगा, लाइम स्टोन और डोलामाइट होगा, रॉक फॉस्फेट होगा और डोलोमाइट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाइम स्टोन का मतलब क्या है? चूना पत्थर है, और डोलोमाइट तो मेरे भैया क्या हो जाएगा? प्रमुख खनिज जो है वो आपको यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश में कहाँ से होती है? बताइएगा, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति कहाँ पर से होती है? 78वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो झांसी में, ग्वालियर में, झांसी में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर सिंगरौली में एस्बेस्टस खनिज की बात करेंगे 78वें प्रश्न का। बताइएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। कहाँ पर? तो मिर्ज़ापुर में। ठीक है, कहाँ पर? तो मिर्ज़ापुर में। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? देखो ओबरा है, ठीक है, ओबरा आपसे पूछे या फिर आपसे अनपरा पूछे, ठीक है, क्या कर ले? ओबरा आपसे पूछे या फिर आपसे क्या कर ले? अनपरा पूछे, दोनों ही कंडीशन में आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे सोनभद्र में। ठीक है, ओबरा और अनपरा की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सोनभद्र में की गई है। किस देश के सहयोग से की गई है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्या हो जाएगा? 79 प्रश्न का आंसर करेंगे। ऑप्शन संख्या हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरठ में, हापुड़ में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? अलीगढ़ में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चलिए बताइएगा, प्रथम, नौवां, तृतीय या फिर चतुर्थ। 81वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, नौवां स्थान है। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौवां स्थान है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के
कि अतिरिक्त कौन से राज्य इसमें शामिल है, बताइएगा। तो देखो अगर आपसे राजघाट परियोजना, आज ही मैंने आप लोगों को बताया था, राजघाट परियोजना डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि राजघाट परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है, तो आप आंसर करोगे बेतवा नदी पर है, और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ और किस राज्य को लाभान्वित करती है। 82वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश सटा हुआ है और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखो अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगी, मैंने आप लोगों को बताया है सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो परियोजना है ये कौन सी नदी पर, तो ये रिहंद नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है सोनभद्र में। और सोनभद्र आपको कहाँ पर दिख रहा है, चलो जल्दी से बताना, सोनभद्र आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो एक ही जगहों पर दिख रहा है, सोनभद्र पिपरी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये एकमात्र है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एकमात्र है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बताइएगा मिर्ज़ापुर, रायबरेली, नरौरा या फिर कानपुर। क्या आंसर करोगे, तो नरौरा। नरौरा कहाँ पर है, तो ये बुलंदशहर में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो नरौरा जो है ये बुलंदशहर में। नरौरा की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो बुलंदशहर में है, ठीक है। और नरौरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो नरौरा में ही आपको, बुलंदशहर में आपको खुर्जा देखने को मिलेगा। और खुर्जा में क्या है, तो खुर्जा में कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान है। क्या है, कांच एवं सिरामिक अनुसंधान है। क्या है, कांच एवं सिरामिक अनुसंधान है, ठीक है। कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नरौरा में। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया। 85वें प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है। क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। 85वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 1998 में। क्या आंसर करोगे, 1998 में ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर है, बताइएगा। आंवला ताप विद्युत परियोजना, 86वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, आंवला ताप विद्युत परियोजना। देखो आंवले के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आंवले के लिए क्या हो जाएगा, कौन सा जिला फेमस है, तो आंवले के लिए आप आंसर करोगे प्रतापगढ़ को। किसको करोगे, तो आंवले के लिए आप आंसर करोगे किसको, प्रतापगढ़ को करोगे, ठीक है। किसको करोगे, प्रतापगढ़ को करोगे। और आंवला ताप विद्युत परियोजना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बरेली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बरेली हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया। 87वें प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया, 1959 में, 1969 में, 1998 या फिर 1983 में। क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 87वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 1959 में। आगे बढ़िएगा, हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया है, बताइएगा। 88वें प्रश्न की बात करेंगे, अगर आपसे पूछ ले हिंडाल्को, तो हिंडाल्को कहाँ पर है, तो हिंडाल्को जो है ये सोनभद्र में। कहाँ पर, हिंडाल्को की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो सोनभद्र में, ठीक है। क्या हो जाएगा, और सोनभद्र में आपको मैंने बताया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सोनभद्र में आपको, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना देखने को मिलेगा, ओबरा अनपरा ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए, ताप विद्युत संयंत्र है, तो क्या हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये प्रश्न पूछा भी गया था, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दुग्ध उत्पादन में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो प्रथम स्थान है। अगर आपसे जनक पूछा जाए दुग्ध उत्पादन या फिर श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करते हो वर्गीस कुरियन को। किसको आंसर करते हो, तो वर्गीस कुरियन को आप आंसर करते हो। और वर्गीस कुरियन जो है, इनका जन्म दिवस कब है, तो इनका जन्म दिवस है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। अगर आपसे विश्व दुग्ध दिवस पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे विश्व दुग्ध दिवस पूछ ले तो विश्व दुग्ध दिवस के लिए आप आंसर क्या करते हो, विश्व दुग्ध दिवस के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करते हो, तो 1 जून को करते हो। क्या करते हो, 1 जून को करते हो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान के द्वारा शुरू किया गया। 90वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जगह उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है। क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पंतनगर विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पंतनगर विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। 91वें प्रश्न
का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चतुर्थ है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो चावल उत्पादक राज्यों में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा? तो चौथा स्थान है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चौथा स्थान है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित फसल समूहों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? बताइएगा किसमें, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है? चलिए जल्दी से बताएंगे, किसके उत्पादन में अग्रणी है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो जौ, गन्ना, मसूर और गेहूं, ठीक है, इनके उत्पादन में क्या है? अग्रणी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? 93वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, तो ये हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे नगदी फसल पूछा जाएगा तब आप आंसर करोगे किसको? गन्ना को। अगर आपसे सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल पूछा जाए तो नगदी फसल के लिए आप आंसर करोगे किसको? गन्ना को। और खाद्यान्न फसल पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे गेहूं को। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो अभी मैंने आज ही के सेशन में इस प्रश्न का आंसर किया है। बताइएगा आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होगा? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या फिर सुल्तानपुर? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रतापगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आंवले में आपसे पूछ ले कौन सा विटामिन, तो आप विटामिन क्या करोगे? तो विटामिन सी होता है। आंवले में कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन सी आंसर करोगे। क्या हो जाएगा? तो आंवले में विटामिन सी हो जाएगा। 95वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? 95वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी हो जाएगी? ठीक है, वाणिज्यिक फसल कहें या फिर नगदी फसल कहें, एक ही बात है। वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक का मतलब क्या है कि जिसको वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए किया जाए, ठीक है, व्यापार के लिए किया जाए। या फिर नगदी फसल आपसे कह दे तो क्या आंसर करोगे आप? गन्ना कह दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? गन्ना कह दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 96वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो 18 जून 2001 से, ठीक है। 2001 में क्या किया गया? किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? बताइएगा कौन से आम हैं जो उत्तर प्रदेश में आपको मिलते हैं? 97वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन से? तो क्या हो जाएगा? तो दशहरी। और क्या हो जाएगा? 97वें प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस आम की किस्म का उत्पादन होता है? 97वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? बहुत सारे भाई बहन इसको गलत करेंगे, ये हो जाएगा दशहरी और नीलम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे भाइयों ने दशहरी और चौसा करा होगा, ठीक है, लेकिन होगा ऑप्शन संख्या ए आपका बी हो जाएगा, ठीक है, दशहरी और नीलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? 98वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो भारत के, ठीक है, लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 98वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पूरे भारत के कितने प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 19%। कितना? 19%। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई है? 99वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई है? 99वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, 1 मई 1920 को, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 1 मई 1920 को, ठीक है, कृषि विभाग की स्थापना हुई है। और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? चलिए जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 100वें प्रश्न का आंसर करना आप लोगों को। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो महोबा, मलिहाबाद, बाबूगढ़ या फिर खुसरूबाग? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपको महोबा में देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और महोबा जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका महोबा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।